मैना बोली, एक बाधा और है। तोता बोला, वह क्या है? मैना कहती है, ये दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। वह उड़न खटोला ऊपर जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा। उसमें ये दोनों मर जाएंगे। तोता कहता है, तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी से बताओ कि इस आफत से बचने का कोई मार्ग है। मैना कहती है, अगर कोई सुनता हो तो वह इन्हें उड़न खटोले में बैठने न दे। इन सब बाधाओं से पार जाने पर इनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर से आने वाली आपदाओं से वह सिहर उठा, पर बचने के उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। सवेरा होने में अब देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए। किनारा भी तो अब दूर नहीं था। जब जहाज किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि वजीर का लड़का वहां उपस्थित था। राजकुमार ने पद्मिनी से उसका परिचय कराते हुए कहा, यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे दुख सुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया है। वजीर का लड़का पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उस दिन वहीं रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा, हमें यहाँ नहीं ठहरना और कोई भवन है तो देखो। वजीर के लड़के ने कहा, आपके आने से पहले मैं यहाँ के सारे भवन देख चुका हूँ। यह सबसे अच्छा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। वजीर के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार उसे अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वे सो गए। आधी रात के बाद जोर की गड़गड़ाहट की आवाज हुई। वजीर का लड़का उठकर बाहर आया तो देखा पहला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। उसने राजकुमार की दूरंदेशी की मन ही मन प्रशंसा की। पद्मिनी तो सो गई, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। भोर होने से पहले देखता क्या है कि एक काला विषैला सांप आया और कुंडली मारकर पद्मिनी की जूती में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने तलवार निकालकर सांप के दो टुकड़े कर डाले और बाहर फेंककर पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुराकर उसके पास गया और उसके मुलायम बालों को सहलाता रहा। पद्मिनी मन ही मन विभोर हो रही थी कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति मिला है। वजीर के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार ने उसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया। वजीर के लड़के को बड़ा बुरा लगा। तब राजकुमार ने उसे जहाज में तोता मैना द्वारा की गई बात को बताया। तब वजीर का लड़का समझा। फिर राजकुमार ने वजीर के लड़के को राजगढ़ भेज दिया। वे घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उड़न खटोला धड़ाम से नीचे आ गिरा और उसमें बैठे सब लोगों की जान चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच है। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिन खड़ाऊ को पहनकर मैंने सागर पार किया था, वे उन्होंने ही दिए थे। पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब उसका भेद खुल गया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। राजकुमार ने कहा, हमें देर भले हो जाए, पर हम रुकेंगे बाबा के आश्रम में ही। अंत में आसमान जब टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा, वे आश्रम में पहुंच गए। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहां के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रम गया कि जब विदा होने का समय आया तो वह रोने लगी। बाबा का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा, पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब जी चाहे फिर आ जाना। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊ लौटा दिए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चले।
राजगढ़ अभी दूर बहुत था। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोगमुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उनकी घोषणा के अनुसार पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा वह गदगद हो उठे। उन्होंने राजकुमार और पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने से मना कर दिया। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। उनका अगला पड़ाव अब बबूत वाले बाबा के यहाँ था। मेहमानों का काफिला अब उसी ओर बढ़ रहा था। सभी लोग प्राकृतिक नजारा देखते हुए अब आश्रम के नजदीक पहुंच रहे थे। आश्रम से कुछ दूर वे घोड़ों से उतर गए और पैदल वहां से पहुंचे। बाबा आश्रम के पौधे को पानी दे रहे थे। राजकुमार और उसके साथ एक गौरांग महिला को देखकर समझ गए कि यह पद्मिनी है। एक दूसरी राजकुमारी और थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उनका स्वागत किया और अंदर आश्रम में ले गए। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उस धर्मालय को छोड़ने को उनका मन नहीं हो रहा था, पर राजगढ़ का मार्ग राजकुमार की राह देख रहा था। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। वे लोग आगे बढ़ते गए। काफी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगी तो राजकुमार ने कहा, यह लो, आ गई वह नगरी जहां मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात सुना दी। सुनकर पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। यह देखकर राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर पर गए। आज उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं, युवती मिली। राजकुमार को देखते ही दौड़कर उसके पास गई। उसका चेहरा खिल रहा था और बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने पद्मिनी की ओर देखकर कहा, वाह, यही है पद्मिनी जी, आओ बहन, अपने घर में आओ। फिर उस युवती ने उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और फिर सब लोगों ने वही रात गुजारी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर युवती ने राजकुमार और पद्मिनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर घर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार और पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रही। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़े को रोक दिया। एक छायादार वृक्ष के नीचे डेरा डाला, भोजन किया और आराम किया और जंगल से होते हुए चल दिए। जंगल पार हुआ, दिन ढलने को था। राजकुमार को अभी एक और अपना वचन पूरा करना था। वह बाग अधिक दूर नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाग का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार जैसे ही फाटक के अंदर गया, फाटक बंद हो गया। लेकिन इस बार राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ के पीछे छिपना नहीं पड़ा। परियां आई, राजकुमार से मिली। फिर राजकुमार ने रानी पद्मिनी का सभी से परिचय कराया। यहाँ भी राजकुमार 2 दिन रुका और तीसरे दिन परी राजकुमारी को सबसे आज्ञा लेकर साथ में लेकर चल दिए। अब राजकुमार अपने राज के सीमा में पहुंच गए थे। वजीर का लड़का पहले पहुंच गया था। उसने राजकुमार के आने से पहले उसके स्वागत की अच्छे से तैयारियां कर ली थी। राजकुमार जैसे ही अपने महल में पद्मिनी के साथ प्रवेश करता है, महल में चारों तरफ बाजे बजने लगे, फूल बरसने लगे। खूब अच्छे से स्वागत किया। राजा आकर राजकुमार को गले लगा लेता है और मन ही मन उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता है। राज दरबार में राजकुमार का तथा राजकुमारियों का स्वागत महल को देखकर सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आए जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थी।
छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें बहने लगी। भाभी कुछ कहे उससे पहले ही राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यदि तुमने मुझे उलाहना न दिया होता तो यह हीरे जैसी राजकुमारियां कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला, तुमने पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गई। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गई। प्रजा आनंदित हुई, राजा खुश हुआ। तो दोस्तों, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। आप बताइए कमेंट करके कि आपको यह कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।